बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में हम द मिडल इंग्लिश पीरियड जो 1066 से स्टार्ट हुआ और 1500 तक रहा उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है या ओल्ड इंग्लिश पीरियड उसको डिस्कस किया था, और उससे जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था, तमाम जो एजेस और पीरियड्स हैं। ठीक है, और अब हम जो है वो हर एज हर पीरियड को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे जो इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ का जो 4th लेक्चर है विच इज़ अबाउट द मिडल इंग्लिश पीरियड। तो दिस पीरियड, the Middle English period, started with the Norman conquest in 1066 and ended at the close of the 15th century. जो नॉर्मन कॉन्केस्ट थी, फ्रेंच पीपल जो हैं, फ्रेंच ट्राइब्स इंग्लैंड पे उन्होंने हमला किया था और उन्होंने कॉन्कर किया। उससे पहले जो है ना वो एंग्लो सैक्सन पीरियड था, वो जर्मन थे, उन्होंने इंग्लैंड पे हुकूमत की थी। उसके बाद फ्रेंच जो लोग आए उन्होंने कॉन्कर किया 1066 में, और ये जो उनका पीरियड है उसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी उसके कुछ जो ईयर्स हैं। एक्चुअली जो द मिडल इंग्लिश पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 एजेस। ठीक है, द टाइम फ्रॉम 1066 to 1340 is called Anglo-Norman period because the literature of that period was written mainly in Anglo-Norman, the French dialect spoken by the new ruling class of England, right? जो फ्रेंच लोग आए थे उसमें जो न्यू रूलिंग क्लास थी इंग्लैंड की, उनकी जो वो फ्रेंच डायलेक्ट था, एंग्लो नॉर्मन डायलेक्ट उसको कहा जाता है। इसलिए 1066 से 1340 तक का जो पीरियड था उसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि द पीरियड फ्रॉम 1340 टू 1400 इज़ कॉल्ड द एज ऑफ चॉसर बिकॉज चॉसर, जो जेफरी चॉसर द ग्रेट पोएट, dominated this period. The time from 1066 to 1500 is called the Middle Ages. The early part of the Middle Ages is called the Dark Ages because what actually happened during that time can hardly be known. चौसर से पहले जो एज थी ना, जिसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है, जो अर्ली पीरियड है इसका, द मिडल इंग्लिश पीरियड का जो अर्ली पीरियड है उसको डार्क एजेस भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसमें जो जो वर्क्स लिखे गए थे वो बहुत कम उसके बारे में जो है ना वो नॉलेज लोगों को मिला। ठीक है, जो एक लिटरेचर को बूम मिला दैट वाज इन द एज ऑफ चॉसर, राइट। उसके बाद जो हम देखते हैं द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच इन्फ्लुएंस्ड द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। जितने भी वो जो कंप्लीट जो मिडल इंग्लिश पीरियड था उसके इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स थे वो क्या क्या थे। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है या किसी भी जो लैंग्वेज का लिटरेचर होता है ना, वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है डिफरेंट जो सोशल एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं उस कंट्री के, उस रीजन के, उस कॉन्टिनेंट के। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे एग्ज़ाम्स में साथ साथ आती हैं, उसका जितना भी बैकग्राउंड होता है। सो उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, जो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। दैट वाज द इंग्लिश पार्लियामेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1295। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में कि इंग्लिश पार्लियामेंट की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। तो 1295 AD में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। क्रूसेड, द रिलीजियस बैटल बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस टुक प्लेस इन बिटवीन 11th एंड 17th सेंचुरी। क्रूसेड जो है वो एक फेमस बैटल है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के दरमियान, वहाँ पे लड़ी गई थी यूरोप में, 11th और 13th सेंचुरी में थी। मैग्ना कार्टा
The Great Charter, which limited the power of the monarchs, was passed on 15th June 1215. बहुत फेमस मैग्ना कार्टा है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब चार्टर जो है ना वो साइन किया गया था, जिसने मोनार्क्स जो थे, जो किंग्स थे, उनकी पावर को लिमिटेड कर दिया था. देन ऑन नंबर 4th, in 1362 English was declared to be the language of law and courts. उससे पहले जो है जो इंग्लिश थी ना, उसको लॉ और कोर्ट्स की लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया गया था. इंग्लिश यूज़ हो रही थी, बट फ्रेंच और जर्मन जो लैंग्वेजेस हैं, लेटिन हैं, वो वहाँ पे इंग्लैंड में यूज़ हो रही थी, ठीक है, और ऑफिशियल यूज़ हो रही थी. बट इंग्लिश जो है वो 1362 में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज लॉ और कोर्ट्स में डिक्लेयर किया गया. देन what happened? The feudal system, which had been very strong earlier, collapsed after the Black Death, a plague, in 1348 to 49. इस दोनों जो years थे 1348 एंड 49, उसमें ब्लैक डेथ जो है वो उसने स्ट्रक किया ऑल ओवर द यूरोप एंड सो इंग्लैंड. तो उसके बाद जो फ्यूडल सिस्टम जो पहले प्रिवेल कर रहा था वहाँ पे, वो टोटली कोलैप्स कर गया. देन इन द 14th century रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश चर्च बिगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन वाइक्लिफ. जॉन वाइक्लिफ जो है उसकी लीडरशिप में he was very much close to the churches, and in the 14th century some reformations were executed under him in his leadership. Then William Caxton established printing press in 1476. प्रिंटिंग प्रेस कब इस्टेब्लिश हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम्स में भी और लिटरेचर के एग्ज़ाम्स में भी. तो ये आपको पता होने चाहिए कि 1476 में विलियम कैक्सटन ने इस्टेब्लिश किया था प्रिंटिंग प्रेस. देन अ वेरी प्रोमिनेंट एज विच इज़ कॉल्ड रेनेसांस. एक जो टर्म है इंग्लिश लिटरेचर में, एक वो आप पढ़ते हैं, एक यूज़ होती है, ठीक है, उसके बारे में कि वो कब स्टार्ट हुई. रेनेसांस बिगेन विद द फॉल ऑफ द देन कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453. Muhammad II, the Sultan of the Ottoman Turks and a crusader, defeated the Christians in 1453 and occupied Constantinople, the then capital of the Byzantine Empire. Byzantine Empire जो थी ना, वो क्रिश्चियन की एक एम्पायर थी. कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, जो अब मॉडर्न जो इस्तांबुल है, उसका पुराना नाम है. उसको फ़तह किया था ओटोमन सुल्तान था मोहम्मद II, ठीक है, 1453 में. और उसके बाद क्रिश्चियन जो हैं वो उनको क्योंकि डिफ़ीट हुई और वो वहाँ से चले गए. आफ्टर द डिफ़ीट द क्रिश्चियन स्कॉलर्स फ्लेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर दे स्प्रेड नॉलेज. बहुत से जो यूरोप के दूसरे पार्ट्स थे उधर वो चले गए. उन्होंने वहाँ पे अपना जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करना स्टार्ट किया. पहले वो जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, इस्तांबुल जहाँ पे अब है, वहाँ पे उनकी वो रूल कर रहे थे. और जब उसको फ़तह किया गया, सुल्तान मोहम्मद II जो ओटोमन सुल्तान था, एम्परर था, उसने फ़तह किया. और उसके बाद जितने भी जो स्कॉलर्स थे, क्रिश्चियन स्कॉलर्स, वो यूरोप के डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनमें स्प्रेड हो गए और उन्होंने वहाँ पे अपना नॉलेज जो है वो इम्पार्ट करना स्टार्ट किया. Thus ancient learning started reviving. Ancient जो learning थी ना, जो this revival of the classical knowledge is called Renaissance. जो classical knowledge था उससे पहले
ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी वहाँ पे जो क्लासिकल नॉलेज से हट के जो चर्चेस थे उन्होंने अपने डिफरेंट जो है वो बिलीफ्स बना लिए थे। वो जो रियल क्रिश्चियनिटी थी उससे हट के लोगों को प्रीच करते थे। बट रिवाइवल ऑफ जो क्लासिकल नॉलेज है वो जब हुआ तो फिर जो उस एरिया के चर्चेस थे वो उनका जो नॉलेज है वो रिवाइव हुआ। इसलिए इसको जो है ना वो रेनेसांस, रीबर्थ ऑफ नॉलेज कहते हैं इस पीरियड को। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इट्स फीचर्स आर क्यूरियोसिटी अबाउट द अननोन, patriotism, desire for unlimited wealth and power, love for adventures, admiration for beauty, care for humanism and fondness for the past। ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स थे इस रेनेसांस के जो पीरियड था। उसमें जो रीबर्थ, जो रिवाइवल ऑफ नॉलेज हुआ था, उस वजह से ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है ना वो लिटरेचर का हिस्सा बने, जिसमें क्यूरियोसिटी फॉर द अननोन है। अननोन जो कि हिडन जो चीज़ें हैं उनके लिए क्यूरियस हुए लोग, उनके एक्सप्लोरेशन के लिए। पैट्रियोटिज़म जो है ना वो उसकी अर्ज उनके अंदर हुई। एंड द डिज़ायर फॉर अनलिमिटेड वेल्थ एंड पावर, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना, और स्पेशली उसमें लिटरेचर में भी आपको मिलता है। लव फॉर एडवेंचर्स and admiration for beauty, care for humanism, fondness for the past. These are very important features of Renaissance, जो कि rebirth और revival of knowledge। उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाए तो these are the important features which must be in your mind. Columbus discovered America in 1492 and Vasco da Gama reached India in 1498. दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ये आपको दोनों पॉइंट्स जो हैं वो ये आपको जो है वो आने चाहिए कि कब जो है वो कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, दैट वाज 1492, एंड वास्को डे गामा जो है वो इंडिया पहुंचा इन 1498। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड कोपरनिकस proved that the sun is the center of all planets। कोपरनिकस जो है, जो कि 1473 में पैदा हुआ और 1543 में उसकी डेथ हुई, उसने ये प्रूव किया सोलर सिस्टम के बारे में कि सन जो है वो सेंटर ऑफ ऑल प्लैनेट्स है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। So this is also an important information. Now we look towards the major writers of the period and their major works। जो ये मिडिल इंग्लिश पीरियड है, इसमें मेजर जो राइटर्स थे वो कौन थे और कौन कौन क्या क्या उनके इम्पोर्टेंट जो वर्क्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन वाइक्लिफ। अच्छा, एक और चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए अबाउट द पोएट्स एंड राइटर्स ऑफ लिटरेचर कि उनकी डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ जो है ना वो उसके बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में। सो यू मस्ट नो व्हेन दैट पोएट और द राइटर वाज बोर्न, राइट। सो जॉन वाइक्लिफ का जो ईयर ऑफ बर्थ है दैट इज़ 1324 एंड ही डाइड इन 1384। ओके, तो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो है ही इज़ सॉरी, एक और चीज़ उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जो है वो जेफरी चौसर को कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जो है वो जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होने चाहिए। उसका जो इम्पोर्टेंट वर्क था द बाइबल, ही ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश फ्रॉम लेटन। बाइबल जो है उसको जो लेटन लैंग्वेज में थी उससे पहले इंग्लैंड में, उसको जॉन वाइक्लिफ ने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया।
उसके बाद जॉन गोवर था, who was born in 1325 and he died in 1400. उसका जो इम्पोर्टेंट जो वर्क था कॉन्फेशियो अमांटिस, राइट, ये उसका एक फेमस वर्क है. इसके बाद जेफरी चॉसर है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. he was born in 1340 and he died in 1400. उसके जो दो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं ट्रोयलस एंड क्राइसाइड, जो कि 1387 में उसने लिखा था, एंड कैंटरबरी ट्रेल्स जो हैं 1385 से लेके 1400 तक, तो ये 16 इयर्स का जो पीरियड था, इस दौरान उसने वो कैंटरबरी टेल्स जो हैं वो कंपोज की थी. उसके बाद विलियम लैंगलैंड है, हु वाज बॉर्न इन 1332 and he died in 1386. पियर्स प्लॉमैन उसने 1362 में लिखा था, it was his famous work. फिर सर थॉमस मैलोरे who wrote the first romance in prose. उसका टाइटल था मोर्टे डी अर्थर. he wrote it in 1485. ये जो इसका वर्क है, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच वाज द फर्स्ट रोमांस इन इंग्लिश प्रोज. तो मोर्टे डी अर्थर जो है वो 1485 में लिखा गया था, तो और सर थॉमस मॉलरे ने वो लिखा था, राइट. नाउ वी सी द मेन लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज. अगर आप इसको रीड करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, जो मिडल इंग्लिश पीरियड है, ठीक है, तो कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपके सामने आते हैं. नंबर 1 इज़ पोइट्री सर्व्स एज द मेन जॉनरा. बहुत सी जो जॉनराज जो है ना वो डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स में होती हैं. जो मिडल इंग्लिश पीरियड है उसमें पोइट्री जो है वो मेन जॉनरा थी. और प्रोज इन इंग्लिश गेट्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. प्रोज जो है ना उसने भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हासिल की. इससे पहले प्रोज जो है ना वो इतना ज़्यादा आम नहीं थी. पोइट्री जो है ना वो ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी. द इंग्लिश लैंग्वेज रीचेज अ कंसिडरेबल स्टैंडर्ड दो ओल्ड स्पेलिंग कॉन्टीन्यूज़. उसमें स्पेलिंग जो हैं, आप अगर कैंटरबरी टेल पढ़ें या कोई और वर्क पढ़ें इसका मिडल इंग्लिश पीरियड का, आपको स्पेलिंग्स के बारे में डिफरेंट जो है ना वो ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जिसमें आपको लगता है कि ओल्ड स्पेलिंग्स उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है. तो मिडल इंग्लिश पीरियड के दौरान जो है वो ओल्ड स्पेलिंग जो है ना वो कंटिन्यू रहे, और बट जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड है दैट वाज इम्प्रूव्ड. ड्रामा बिगेन इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले एंड इंटरल्यूड. ये तीनों काइंड्स हैं ड्रामा की. इनके ऊपर इंडिविजुअली भी जो है ना वो एक लेक्चर आपको दिया जाएगा इन नियर फ्यूचर अबाउट द काइंड्स ऑफ ड्रामा कि ये क्या होती हैं. बट ये आपने याद रखना है कि ये मिडल इंग्लिश पीरियड में ड्रामा जो है वो ये 3 फॉर्म्स में स्टार्ट हुआ, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले एंड इंटरलूड. उसके बाद हम देखते हैं कि द राइटर्स ऑफ द एज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डांटे, पेट्रॉर्क एंड बोकासियो. ये तीनों राइटर्स जो है ना वो बहुत इन्फ्लुएंस इनका बहुत था इस एज में, राइट. उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेन जो लिटरेरी सब्जेक्ट्स थे इस पीरियड के, थीम्स थे, 3 मेन थीम्स, लव, शिवलरी एंड रिलीजन, ठीक है. लव के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें सब्जेक्ट्स शामिल थे, थीम थे डिफरेंट पोइट्री में, प्रोज में, ड्रामा. और शिवलरी जो ब्रेवरी एंड वॉर के बारे में, बैटल्स के बारे में. देन अबाउट द रिलीजियस एलिमेंट्स. These 3 subjects were mainly discussed during that period. उसके बाद आप देखें कि the spirit of romance dominates the age. spirit of romance जो है ना वो बहुत जो है ना इसको dominate करती है इस एज को, ठीक है. एंड
इससे पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड के जब हमने लेक्चर किया था तो उसमें आपको बताया गया था कि उसके अंदर रोमांस जो है ना वो इतना नहीं था, ठीक है, वो उसमें एब्सेंट था, ठीक है, बट मिडल इंग्लिश में रोमांस जो है वो इंक्लूडेड है। यूज़ ऑफ पेंटामीटर, 10 सिलेबल्स इन ईच लाइन बिगिंस। जो पेंटामीटर आपको पता है, जो पोइट्रिक लाइन, एक पोइट्रिक डिवाइस है, एक ऐसी पोइट्रिक लाइन, एक ऐसी वर्स जिसमें 10 सिलेबल्स हों, उसको पेंटामीटर कहते हैं, ठीक है। तो वो उसमें स्टार्ट हुआ मिडल इंग्लिश पीरियड में। देन एंड राइम इज़ इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो दोनों जो एंडिंग जो राइम्स हैं पोइट्री में, डिफरेंट लाइंस के जो एंडिंग साउंड्स हैं वो एक जैसे होना, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ये चीज़ नहीं थी, मिडल इंग्लिश पीरियड में ये चीज़ जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई। और इसके अलावा स्ट्रेस्ड एलिट्रेशन इज़ डिस्कार्डेड एंड ह्यूमर, आयरनी एंड सटायर आर ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। लास्ट जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड पे हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस्ड एलिट्रेशन जो है, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स है, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स, वो एलिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। बट मिडल इंग्लिश पीरियड में उसका ये जो स्ट्रेस है वो डिस्कार्ड किया गया, उसको ख़त्म किया गया, कम हुआ। इसके अलावा जो ह्यूमर, आयरनी एंड सटायर जो है वो उसको काफ़ी वो प्रिवेल किया, ठीक है, उसको काफ़ी जो है ना वो प्रैक्टिस में लाया गया, राइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं मिडल इंग्लिश पीरियड के, ठीक है, जिसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड और एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस कम्प्लीटली जो है ना वो आपने इसको देखना है और हर एक एक पॉइंट पे आपने फोकस करके तो इसको लर्न आपने करना है। सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो दो रेनेसांस पीरियड है, ठीक है, उसकी कुछ हमने उसका जो मैं आपको बताऊं कि हमने अभी जो डिस्कस किया उसकी जो स्टार्टिंग है, ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम उसको कम्प्लीटली जो डिस्कस करेंगे जो रेनेसांस पीरियड है, राइट। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू and do hard work for your success. Thank you very much.